तुम्हारी जैकेट ड्रेसिंग रूम में हैंग की थी मैंने। हनैन का जवाब सुनकर आज़ाद उसको घूर कर देखने लगा। हनैन उसकी नज़रों को मुकम्मल नज़रअंदाज करके अब वजीहा से बातें कर रही थी। कहाँ जा रहे हो तुम? शाहनवाज आज़ाद को देखता हुआ पूछने लगा तो आज़ाद ने फ़ौरन हनैन के ऊपर से अपनी नज़र हटाई। डैड फसी है मुकर्रम के साथ, प्रोग्राम बन गया है तो। आज़ाद ने बात अधूरी छोड़ी। शादीशुदा हो गया तुम, अब ये फजूल के खराफात और दोस्तियाँ छोड़कर अपनी बीवी और घर पर ध्यान दो। शाहनवाज ने आज़ाद को देखकर उसे समझाना ज़रूरी समझा। जी डैडी, ये लास्ट टाइम। अपनी आदत के बरखिलाफ वो शरीफाना लहजे में बोलकर शाहनवाज और वजीहा को बाय कहता हुआ जबकि हनैन को घूरता हुआ रूम से निकला। रूम के बाहर कोमल को खड़ा पाया। यकीनन वो वहाँ पर खड़ी होकर अंदर आने वाली सारी गुफ्तगू सुन रही थी। थैंक यू भाई, कोमल आज़ाद के गले लगती हुई बोली तो आज़ाद मुस्कुराकर उसका चेहरा थपथपाता हुआ घर से बाहर निकल गया। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। शाहनवाज के मोबाइल पर डॉक्टर मुर्तज़ा की कॉल आई। डॉक्टर मुर्तज़ा ना सिर्फ शाहनवाज का फैमिली डॉक्टर था बल्कि उसका दोस्त भी था। यूँ रात को मुर्तज़ा की कॉल आने पर शाहनवाज को हैरत हुई। नवीन उसके बराबर में ही लेटी थी। शाहनवाज ने बेड पर कॉल रिसीव की। ये क्या कह रहे हो तुम मुर्तज़ा? शाहनवाज मुर्तज़ा की बात सुनकर झटके से उठ बैठा और नवीन शाहनवाज को देखकर उठ गई। बेड से उठकर लाइट ऑन करते हुए वह शाहनवाज को देखने लगी जिसका चेहरे पर घबराहट के तासुरात रोनुमा थे। शाहनवाज, क्या हुआ है आपको? किसकी कॉल थी? नवीन शाहनवाज के पास आकर उससे पूछने लगी। नवीन, आज़ाद मेरा बेटा। शाहनवाज से आगे बोला ही नहीं गया, वो सर पकड़कर बैठ गया। नवीन ने जल्दी से साइड टेबल पर रखे जग में से पानी निकाला। शाहनवाज, पानी पिए थोड़ा सा। वो शाहनवाज के बराबर में बैठकर उसे अपने हाथ से पानी पिलाने लगी। शाहनवाज 2 घूंट पानी पीकर खड़ा हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं शाहनवाज? मुझे कुछ तो बताएं। वह कमरे से बाहर निकलने लगा तो नवीन उसके सामने आकर उसे बाजू से पकड़ते हुए पूछने लगी। नवीन, आज़ाद की इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। मालूम नहीं उसने जो ड्रिंक की थी वो एक्सपायरी थी या फिर उसमें मिलावट ज़्यादा थी। आज़ाद की अचानक बिगड़ती हुई हालत देखकर मुकर्रम फसी उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। मुर्तज़ा बता रहा है इस वक्त उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा उसके पास। शाहनवाज गायब दिमागे में नवीन को बता रहा था। उसके माथे पर ठंडे पसीने साफ चमकते हुए नजर आ रहे थे। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, वो हम दोनों को हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। आपकी कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि आप ड्राइव कर सकें। यहाँ बैठे शाहनवाज, घबराए नहीं, हम दोनों अभी थोड़ी देर ना हॉस्पिटल पहुँच चलते हैं। शाहनवाज को बाजू से थाम कर सोफे पर बिठाने लगी। इस वक्त नवीन को बिल्कुल बूढ़ा सा वजूद लगा जो अपने जवान बेटे के लिए परेशान दिखाई दे रहा था। नवीन रूम से बाहर निकली ताकि ड्राइवर को कार निकालने का बोल सके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हनैन को हाल में मौजूद देखकर नवीन उससे पूछने लगी। आज़ाद का वेट कर रही थी, वो कह रहा था जल्दी आ जाएगा। आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? हनैन नवीन का बाहर जाता देखकर पूछने लगी। ड्राइवर को कार निकालने का कहने। आज़ाद ने ड्रिंक ली थी जो कि एक्सपायरी थी, उसकी कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है। तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं हॉस्पिटल पहुंचकर तुम्हें फ़ोन पे बाकी सूरत हाल बता दूंगी। नवीन सब कुछ जितने नॉर्मल अंदाज मुझसे बता रही थी। हनैन उसकी बात सुनकर बेयकीनी से उसे देखे जा रही थी। आप ही, आज़ाद ठीक तो है ना? आज जब भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वो घर से दूर जाए। हनैन बोलती हुई रोने लगी। आज़ाद ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगा, मगर वो इस वक्त प्रॉमिस तोड़ने से ज़्यादा उसकी हालत के लिए दुखी थी। हनी, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम रोने लग जाओ। अब मैं तुम्हें संभालो या शाहनवाज को। चलो जाओ अपने रूम में। पहुंचा दिया गया अस्पताल तो लाजमी बच ही जाएगा। नवीन बेजारी से बोलते हुए ड्राइवर को बुलाने उसकी कॉटेज की तरफ चली गई। शाहनवाज और नवीन के साथ हनैन ने भी अस्पताल जाने की जिद करी तो इसको रोता हुआ देखकर नवीन को उसे भी अपने साथ लाना पड़ा। वो तीनों इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद थे। तब उन्हें वेटिंग रूम में मुकर्रम और फसी दिखे। क्या हो गया आज़ाद को अचानक? वो घर से बिल्कुल ठीक ही निकला था। शाहनवाज मुकर्रम को देखते हुए मुखातिब हुआ जबकि फसी रोती हुई हनैन के बाद अब नवीन को देख रहा था जो उसे देखे बगैर मुकर्रम की बात का इंतज़ार कर रही थी। अंकल, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अचानक ड्रिंक करने के बाद उसका दिल घबराने लगा, वह तकलीफ़ से कराने लगा। जब उसकी नोज़ से ब्लीडिंग शुरू हुई तो हम उसे यहाँ लेकर आ गए। मुकर्रम थोड़ा हिचकिचाकर शर्मिंदा सा शाहनवाज को बताने लगा। शाहनवाज इस वक्त कैसे अपने कदमों पर खड़ा था ये सिर्फ वही जानता था, जबकि हनैन मुकर्रम की बात सुनकर रोई जा रही थी। शाहनवाज, आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा आज़ाद। शाहनवाज के चेहरे के तासुरात देखते हुए नवीन को उसे दिलासा देना पड़ा। अब मुकर्रम शाहनवाज को चेयर पर बिठा रहा था जबकि नवीन हनैन को चुप करवाने लगी। भाभी को तो कुछ नहीं बताया ना तुमने? उनकी हालत बिगड़ती इसलिए मैंने तुम्हें कॉल पर भी मना किया था। थोड़ी देर बाद मुर्तज़ा शाहनवाज के पास आ गया और उससे पूछने लगा।
وجیہہ اور کومل کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے مرتضیٰ، مجھے اس وقت صرف اظہار کی کنڈیشن بتاؤ، بس اتنا بتا دو اس کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا؟ شاہنواز کسی انجانے خدشے کے تحت ڈرتا ہوا مرتضیٰ سے پوچھنے لگا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر نوین کے چہرے پر ڈالی، پھر روتی ہوئی حنان کو دیکھا۔ شاہنواز، اظہار نے جو ڈرنک پی تھی اس میں پوائزن ملایا گیا تھا، جو کہ اب اس کے بلڈ میں پوری طرح شامل ہو گیا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی جو اوپر والے کی رضا ہو۔ مرتضیٰ کی بات سن کر جیسے شاہنواز کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ حنان کی بھی حالت ایسی ہی تھی جیسے وہ سکتے میں آ گئی ہو۔ نوین اور مکرم ہی ان دونوں کو سنبھال رہے تھے، مگر نوین کے موبائل پر بار بار فصیح کا میسج آ رہا تھا جو اسے سیکنڈ فلور کے روم 207 میں آنے کا کہہ رہا تھا۔ تم شاہنواز اور ہانی کے پاس موجود ہو، میں ذرا کار سے اپنی شال لے آؤں۔ نوین مکرم سے بولتی ہوئی وہاں سے چلے گی، مگر اس کا رخ ہاسپٹل سے باہر گاڑی کی طرف نہیں بلکہ لفٹ کی طرف تھا۔ اب وہ فصیح سے ملنے کے لیے سیکنڈ فلور پر جانے لگی۔ ہاسپٹل کیوں لے آئے اسے؟ وہیں تڑپنے دیتے، معلوم نہیں اب اس کا قصہ ختم ہوگا کہ نہیں۔ نوین روم میں آ کر فصیح سے بولنے لگی۔ مکرم ساتھ تھا میرے، اگر اظہار کو ہاسپٹل نہیں لے کر آتا تو اسے شک ہو جاتا۔ آپ نے جو مجھے پوائزن کی بوتل دی تھی، آپ کو اس پوائزن پر بھروسہ تھا؟ میرا مطلب ہے وہ پوری بوتل میں اس کی ڈرنک میں ملا چکا تھا، اور وہ ڈرنک اظہار پوری پی چکا تھا، مطلب پوائزن اس کی باڈی میں پوری طرح شامل ہو چکا ہے۔ اس کے بچنے کے چانسز 20% بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ صرف شاہنواز انکل کو تسلی دے رہے ہیں۔ فصیح بے فکری سے اسے بتانے لگا تو نوین کو تھوڑا سکون ہوا۔ جو پوائزن میں نے تمہیں دیا تھا وہ مجھ سے زیادہ زہریلا تھا۔ یہ اظہار نامی کانٹا میری زندگی سے نکلے گا تو ہی مجھے سکون ملے گا۔ خیر، تم نے اپنا کام بھرپور طریقے سے انجام دیا ہے، اس کا انعام تمہیں مل جائے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ پولیس کیس نہ بنے، لیکن اگر شک کی بنیاد پر تم سے کسی بھی طرح کی پوچھ گچھ ہوئی تو تمہیں آگے بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ میں آگے بھی تم سے بھرپور طریقے سے تعاون کروں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ نوین اس کو دیکھتے ہوئے یقین دہانی کروانے لگی۔ کیا آپ کے وعدے پر مجھے اعتبار کرنا چاہیے مسز شاہنواز؟ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں، اپنی بہن کی نہیں، میں اس سے کیسے تعاون کی امید رکھوں؟ فصیح کا لہجہ اور ٹون ایک دم تبدیل ہوا۔ نوین کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اظہار کی موت کا بعد میں سوچنا، پہلے تمہیں اپنے انجام کی فکر رکھنی چاہیے۔ فصیح نوین کو بولتا ہوا اسی روم کے اندر موجود دوسرا دروازہ کھولنے لگا۔ شاید وہ کوئی اسٹور روم تھا، مگر نوین کی آنکھیں شاک سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں ڈاکٹر مرتضیٰ کے ساتھ نہ صرف اظہار مکرم موجود تھے بلکہ شاہنواز اور حنان بھی موجود تھے۔ شاہنواز نوین کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ نوین اسے کچھ بولتی، شاہنواز اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر چکا تھا۔ مکرم اور مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر شاہنواز کو پکڑا، جبکہ حنان نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اظہار اسے اپنے گلے سے لگائے، ابھی بھی اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے مرتضیٰ، آج میں اس عورت کو جان سے مار ڈالوں گا۔ شاہنواز غصے میں چیختا ہوا مکرم اور مرتضیٰ سے خود کو چھڑانے لگا، اور نوین سرخ چہرے کے ساتھ باری باری وہاں پر سب کو دیکھ رہی تھی۔ شاہنواز، یہ ہاسپٹل ہے یار، یہاں پر صرف عزت کا تماشا بنے گا۔ جو بھی معاملہ ہے گھر جانے کے بعد سنبھالنا۔ میں اس ڈرامے کی وجہ سے صرف اس لیے تیار ہوا کیونکہ یہ اظہار کی زندگی کا سوال تھا، اور اتنی بڑی حقیقت کو تمہارے سامنے لانا ضروری تھا۔ پلیز یار کول ڈاؤن۔ مرتضیٰ شاہنواز کو سمجھاتا ہوا بولا۔ نہیں، یہ معاملہ گھر نہیں جائے گا، اور نہ ہی اب یہ عورت میرے گھر جائے گی۔ میں شاہنواز اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شاہنواز نوین کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ شاہنواز، نہیں پلیز مجھے معاف کر دے۔ باقی سب کو کمرے میں سانپ سونگھ گیا تھا، مگر نوین اچانک اپنے حواسوں میں آئی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شاہنواز کی طلاق دینے کے بعد نوین کو بھی سب کی طرح سانپ سونگھ گیا۔ کمرے میں اب صرف حنان کی رونے کی آواز آ رہی تھی، جو کہ اظہار کے گلے لگی رو رہی تھی۔ اظہار شاہنواز کے رد عمل پر خود بھی شاکڈ تھا، اور اب حنان کو کیا دلاسا دیتا؟ جس وقت نوین فصیح سے ملنے گئی تب اظہار ڈاکٹر مرتضیٰ کے ساتھ شاہنواز اور حنان کے پاس آیا، جس پر شاہنواز اظہار کی حرکت کو مذاق سمجھ کر اس پر غصہ ہوا، مگر مرتضیٰ اس کو سب سمجھانے کا کہہ کر سیکنڈ فلور پر لے گیا۔ اپنے کانوں سے نوین اور فصیح کی گفتگو سن کر شاہنواز حیرت زدہ تھا، بلکہ حنان بھی صدمے سے اظہار کو دیکھنے لگی۔ اظہار کو اندازہ تھا یہ سب سن کر شاہنواز کافی سخت رد عمل کا اظہار کرے گا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ نوین کو طلاق دے دے گا۔ مرتضیٰ شاہنواز کو کمرے سے لے کر جا چکا تھا، جبکہ فصیح چلتا ہوا نوین کے پاس آیا۔ نوین غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اظہار واقعی بہت بڑا کمینہ ہے، مگر یہ میرا دوست ہے، اس لیے تمہاری پرکشش آفر کے بعد بھی میں اسے مار نہیں سکا، جبکہ اسے قتل کرنے کی دھمکیاں میں اس کے منہ پر اسے 1000 دفعہ دے چکا ہوں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ کمینگی کی لیول میں پورا اترتا ہوں، مگر اب تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے میرا معیار گرا ہوا ہونے کے باوجود اتنا گرا ہوا نہیں کہ میں انسانیت کو بھی پیچھے چھوڑ دوں۔
वसी नवीन को बोलता हुआ मुकर्रम के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अब नवीन हनैन को देख रही थी, जिसके गिर्द जहाद ने अपने बाजू बांधे हुए थे। हनैन उसका हसार तोड़कर नवीन के पास आई। क्या करना चाह रही थी आप मेरे शोहर के साथ? मुझसे मोहब्बत का दावा करती हैं आप? ये आपकी मोहब्बत है मुझसे? मेरी ज़िंदगी की हर सारी खुशियाँ छीनना चाह रही थी आप? एक बार भी आपका दिल नहीं कांपा आज़ाद के बारे में ऐसे सोच लाते हुए? ये ख्याल तक नहीं आया आपको अगर उसे कुछ हो जाता तो आपकी बहन कैसे रह पाती? अपने शोहर का ख्याल नहीं किया आपने, उनका जवान बेटा उनसे छीनना चाह रही थी आप। वजीहा आंटी के बारे में एक बार नहीं सोचा आपने? उन पर दोहरा जुल्म होता आप ही। पहले आपने उनसे उनका शोहर छीना और अब बेटा भी छीनने लगी थी आप। शर्म से मर जाना चाहिए आपको। औरत के नाम पर धब्बा हैं आप, बल्कि इंसानियत के नाम पर धब्बा है। हनन रोती हुई नवीन से बोली। नवीन खामोश खड़ी हुई अपनी छोटी बहन की बातें सुने जा रही थी। हनी घर चलो। आज़ाद हनैन के पास आया, उसको कंधे से थामता हुआ बोला, जीत के तुम आज भी। नवीन आज़ाद को देखती हुई बोली, मैंने तुम्हें सिर्फ नापसंद किया है शुरू दिन से। मुकाबला तुम करती आई हो मुझसे, वो भी बिला जवाब में। मैंने तो तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोली है। जब वसीम ने मुझे बताया कि तुमने उसे मुझे जहर देने की बात की है, तब मुझे तुम पर गुस्सा नहीं तरस आया, मगर वो अब नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अभी भी नदामत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अजहार नवीन को बोलता हुआ हनैन को थाम कर कमरे से बाहर निकलने लगा। मेरा सामान, ज्वेलरी, हक महर की रकम अपने डैड से कहकर मेरे फ्लैट पर भिजवा देना। नवीन की बात सुनकर अजहार तंजिया उस पर हंसा, जबकि हनैन हैरत से नवीन को देखने लगी, जिसका घर अपने हाथों उजड़ चुका था और वो अब भी बिल्कुल नॉर्मल थी। आज के बाद मैं आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। मैं समझ लूँगी मेरी बहन मर गई। हनैन नवीन को देखती हुई बोली, चली जाओ यहाँ से अपने शोहर के साथ। नवीन गुस्से से उसे आंखें दिखाती हुई बोली। आज़ाद ने अपने आप को कोई भी सख्त अल्फाज कहने से बाज रखा और हनैन को लेकर वहाँ से चला गया। इन दोनों के जाने के बाद नवीन वहाँ पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। आज होने वाला सारा वाक़या सोचने के बाद आंखों में हल्की सी नमी साफ करती हुई उठी और ख़ुद भी कमरे से बाहर जाने लगी। बच्चे खाना खा चुके हैं, तुम्हारा और अपना खाना मैंने रूम में ही मंगवा लिया है। वजीहा रूम में आते हुई शाहनवाज से बोली। वो बैठ कर ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठा था। वजीहा की बात सुनकर उसे देखने लगा। आज सुबह जहाद ने वजीहा और कोमल को कल रात का किस्सा बताया था। शाहनवाज ने घर आकर अपने आप को तब से ही कमरे में बंद किया हुआ था। मैं कितना खुदगर्ज हूँ ना वजीहा, आपसे मोहब्बत का दावा किया, शादी की, फिर ज़िंदगी भर साथ निभाने की बजाय अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल कर लिया। मालूम नहीं कब, कैसे, क्यों नवीन का ख्याल मेरे दिल में आया, जबकि आपने तो मुझसे हमेशा मोहब्बत की। मेरी मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत में दिया, मेरा हमेशा ख्याल रखा, मेरे बच्चों का ख्याल रखा, अच्छी बीवी होने का फ़र्ज़ निभाया। फिर आखिर मैं क्यों इतना खुदगर्ज हो गया कि नवीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए मैंने एक बार भी आपका नहीं सोचा। मैं बहुत एहसान फरामोश हूँ जो मैंने आपकी वफ़ाओं का सिला दूसरी शादी की सूरत आपको दिया। आपने हमेशा अपना ज़र्फ़ दिखाया, ना सिर्फ मेरी शादी को कबूल किया बल्कि नवीन को भी इस घर में आने की इजाज़त दी, उसे घर का फ़र्द समझकर कबूल किया। और देखें बदले में नवीन ने क्या किया, सबके सामने अपने और मेरे रिश्ते का मजाक बनाकर रख दिया। ये आपका सब्र है जो मुझ पर पड़ रहा है वजीहा, ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ। मैं नवीन जैसी बीवी ही डिज़र्व करता था। शाहनवाज आंसुओं से तर चेहरे के साथ वजीहा को देखता हुआ बोला। वजीहा खामोशी से उसकी बात सुनती रही। बात के इख्तिताम से व्हील चेयर से उठती हुई बेड का सहारा लेकर बेड पर शाहनवाज के बराबर में बैठी। मैं कभी भी तुम्हारे नवीन के लिए अपने दिल में बुरा ख्याल नहीं लाई, ना कभी तुम दोनों को बुरा चाहा। शाहनवाज, तुम्हें मालूम है औरत एक मामले में बहुत हसास होती है। वह हर चीज़ किसी दूसरे से शेयर कर सकती है, मगर अपना शोहर किसी दूसरी औरत के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल अमल है। मैं कोई पहली औरत नहीं हूँ जिस पर सोता नहीं हो, मगर ऐसी लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जो मज़ूर हों, उम्र में ज़्यादा हों। उनके लिए हर दफ़ा शाहनवाज नहीं आता। मैं हर बात में मनफी पहलू निकाल कर खुदा की ज़ात की ज़ात शिकवा नहीं करती। इस ज़ात ने जो बेहतर समझा वो मेरे लिए क्या। नवीन तुम्हारी बीवी थी, मुझे मालूम है इसे फौरी तौर पर भुलाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मगर थोड़ी सी तुम कोशिश करना, थोड़ा सा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वजीहा शाहनवाज के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोली। नवीन मेरे दिल से कल ही निकल गई थी वजीहा, जब उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आया। अपनी ज़िंदगी में निकालने से पहले मैं उसे दिल से निकाल चुका था। उसने हमारे बेटे को मारने की साजिश की थी। ये आंसू जो आप मेरी आंखों में देख रही हैं, ये नवीन से बिछड़ने के दुख के नहीं बल्कि पछतावे और शर्मिंदगी के हैं। आप मुझे माफ़ कर दें वजीहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। शाहनवाज वजीहा का हाथ थामता हुआ बोला।
खाने से फारिग होकर जब आज़ाद अपने रूम में आया तो हनैन को एलईडी पर नज़र जमाए देखा, जिस पर कोई मूवी चल रही थी और हनैन गायब दिमागी में स्क्रीन को देख रही थी। आज़ाद ने रिमोट उठाकर पावर ऑफ का बटन दबाया। हनैन अब भी तरीके स्क्रीन को देख रही थी। सुबह से उसकी यही कंडीशन थी। कोमल जब जिया खुद से बात करती तो वो जवाब दे देती और फिर खामोश हो जाती। कब तक इस तरह उदास रहोगी हनी? आज़ाद सोफे पर उसके बराबर में बैठता हुआ उसका हाथ थाम कर पूछने लगा। अब हनैन उसको देख रही थी। मुझे डैड कितने सख्त रद्द-ए-अमल का हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा था उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, इस घर में नहीं रखेंगे। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था डैड उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। आज़ाद हनैन का उदास चेहरा देखता हुआ बोला। वो जानता था वो नवीन से मोहब्बत करती थी और इसी वजह से उदास थी। सही किया उन्होंने आप ही के साथ, वो इसी लायक थी। वैसे भी ज़ख्म जब नसूर बन जाए तो जिस्म के उस हिस्से को काट कर अलग कर देना चाहिए। हनैन आज़ाद को देखती हुई तल्खी से बोली। हनी, अज़हार ने हनैन को देखते हुए पुकारा। ऐसे मत देखो मुझे आज़ाद, तुम्हें क्या लगता है मुझे अफसोस है अपनी बहन से बिछड़ने का? मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है वो तलाक लेने के बाद भी किस तरह पुरसकून थी। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं था उन्हें। तुमने देखा था अपने उजड़ने को, ना कोई दुख नहीं था उन्हें। हनैन रोती हुई बोली तो आज़ाद ने आगे बढ़कर उसे अपने हिसार में लिया। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी आज़ाद। अगर खुदा न ख्वास्ता वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो मेरे पास क्या बचता? उन्हें ज़रा तुम पर तरस नहीं आया? वो आखिर कैसे इतना गिर सकती हैं? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो मुझसे मोहब्बत करती थी। हनैन आज़ाद के सीने से लगी रोती हुई आज़ाद से बोली। हनी खामोश हो जाओ प्लीज़, कुछ नहीं हुआ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे पास। आज़ाद हनैन के आंसू पूछता हुआ बोला, फिर उसका चेहरा थाम कर अपनी नज़रों के सामने किया। मुझे मालूम नहीं था मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है। आज़ाद हनैन का चेहरा थाम कर संजीदगी से बोला। हर बीवी चाहने वाले शोहर को इतना ही प्यार करती है। हनैन आज़ाद को देखते हुए बोली तो आज़ाद ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर लब रखे। और कोई भी चाहने वाला शोहर अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज़ाद उसे दोबारा अपने हिसार में लेता हुआ बोला। एक माह बाद हनैन आईने के सामने खड़ी भारी भरकम झुमके अपने कानों से उतार रही थी। थोड़ी देर पहले ही वो और वजीहा ड्राइवर के साथ घर पहुंचे थे। रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी में आईने के सामने खड़ी होकर अपना जायज़ा लेने लगी। आज कोमल की बारात थी। उसको रुखसत करते वक्त शाहनवाज वजीहा और आज़ाद के साथ साथ वो भी उदास हो गई थी। आज़ाद ने कोमल और अब्बास की शादी करने में बहुत जल्दी की थी। वो जानती थी आज़ाद ने ऐसा सिर्फ उसका और शाहनवाज का ध्यान बटाने के लिए किया था और आज़ाद अपने समझ में कामयाब हो भी गया था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई तो ना सिर्फ हनैन का बल्कि शाहनवाज का दिमाग शादी में लग गया। अब वो सोफे पर बैठ कर अपने पाँव से ऊंची हील उतारने लगी, जिससे उसे सुकून मिला। वो ज़हाद के आने से पहले चेंज करना चाहती थी। इससे पहले वो अपनी सोच पर अमल करती रूम का दरवाज़ा खोला और ज़हाद कमरे में दाखिल हुआ। माई लाइफ, माई ब्यूटीफुल वाइफ। ज़हाद उसको देखकर मुस्कुराता हुआ हनैन के पास आया तो हनैन उठ खड़ी हुई। ज़हाद ने उसका नाजुक वजूद अपने बाजू में भरा। अब वो खामोशी से थोड़ी देर उसे महसूस करना चाहता था। सारा प्यार कमरे में आकर याद आ रहा है और वहाँ बैंक्वेट में मुझे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया। हनैन उसकी बाहों में उसे शिकवा करने लगी, जिस पर ज़हाद उसे हौसला ला करके देखने लगा। अगर वहाँ तुम्हें देखता तो दिल शरारत पर आमादा होता और मैं अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करता तो उल्टा तुम मुझसे हवा हो जाती। मैं बेशरम हूँ, पब्लिक प्लेस का लिहाज नहीं करता वगैरह वगैरह। वो हनैन को देखता हुआ सीरियस होकर कहने लगा तो हनैन मुस्कुराने लगी। वैसे आज तो काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। मैंने 2-3 छिछोरियों को देखा था जो तुम पर नज़र रखी हुई थी। हनैन की बात सुनकर ज़हाद हंसा। डार्लिंग, क्या तारीफ़ है या तंज? वो हनैन के गिर्द बाजू हायल करता हुआ से पूछने लगा। तुम इसे तारीफ़ समझो क्योंकि तुम्हारी नज़र लुंडगियों पर नहीं थी। हनैन की जेलसी पर वो एक बार फिर हंसा। तो फिर मेरे वाले स्टाइल में करो ना मेरी तारीफ़। वो हनैन के होंठों को देखता हुआ उसे फरमाइश करने लगा। हनैन को उसके होंठों के करीब आने के लिए उचकना पड़ा। आज़ाद ने उसे कमर से पकड़कर ऊंचा उठाया और ख़ुद उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया, क्योंकि उसे अपनी बीवी की भी तारीफ़ करनी थी। मेरे ख्याल में इतनी सी तारीफ़ से कुछ नहीं होने वाला। हमें आज रात एक दूसरे का भरपूर तरीके से सराहना चाहिए। उसके होंठों को आज़ाद करके वहाँ से नीचे उतरता हुआ बोला। सुकून दो थोड़ा मुझे भी और ख़ुद को भी। हन्नान उसको घूरते हुए ड्रेसिंग रूम में जाने लगे, मगर आज़ाद उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। एक हफ्ते से शादी के चक्करों में लगकर मैंने तुम्हें सुकून ही दिया था। अब एक अच्छी बीवी की तरह तुम मेरे सुकून का सामान बनो और मुझे मेरी थकन उतारने दो। आज़ाद हनैन के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। हनैन उसके सीने पर सर रखकर अपनी मात की इजहार किया। सुबह कोमल को अपने ऊपर झुकाव महसूस हुआ तो उसने आंखें खोली। अब्बास। कोमल के लबों से अब्बास का नाम अदा हुआ। अब उसका चेहरा मुसलसल अब्बास की नज़रों के हिसार में था। उसने झुककर कोमल के लबों को अपने होंठ
लबों पर अपने होंठ रखे। वह कल रात ही से अपनी तमाम शिद्दत कोमल पर निछावर कर चुका था। कोमल थी कि कल रात से ही वो अपने आप में सिमटने पर मजबूर हो जा रही थी। इस वक्त भी शर्म और झिझक आड़े आ गई। तब भी वो आवाज़ को पीछे हटाते हुए कंफर्टर मुंह तक ओढ़ने लगी। कौमी बेबी, आपको तो जिद थी अब्बास के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने की। अब जब अब्बास फॉर्म में आया है तो आप छुपन छुपाई खेल रही हैं। अब्बास कोमल के चेहरे से कंफर्टर हटाता हुआ बोला तो कोमल उसकी बात सुनकर सुर्ख हो गई। वह कल रात से ही अब उसकी बढ़ती हुई जसारतों पर शर्मा रही थी। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी सुबह को हसीन बनाने के लिए शुक्रिया। अब्बास उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करके उसके कानों में रस घोलता हुआ बोला तो कोमल के चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट भी कराई। कोमल को यकीन हो चला था कि अब्बास के साथ उसके आगे की ज़िंदगी का सफ़र बहुत हसीन होने वाला है। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? सब खैरियत है? अजहर के ऑफिस जाने के बाद हनैन गायब दिमागी में बैठी काफ़ी की सिप ले रही थी। तब वजीहा उसको देखती हुई पूछने लगी। हनैन ने चौंक कर वजीहा को देखा। वो कश्मकश में पड़ गई। वजीहा को क्या बताए? मेरी कज़न मुज़ना, जिसका मैंने आपसे एक दफ़ा जिक्र भी किया था, कल उसका फ़ोन आया था मेरे पास। बता रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी बीमार है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं और इत्तेफाक से उसका हस्बैंड भी आउट ऑफ सिटी है। इस वक्त वो बिल्कुल अकेली है। बस उसका सोचकर उदास हो रही थी। हनैन ने आधी सच्ची आधी झूठी बात नज़रें मिलाए बगैर वजीहा को बताने लगी। कल रात उसके पास आई तो मुजना की ही कॉल थी, मगर उसने ये सब बातें हनैन को नवीन के बारे में बताई थी। कॉल उसके कि 2 हफ्ते से नवीन शदीद बीमार है। उसे कैंसर डायग्नोज हुआ है, जिसका इलाज करवाने का उसकी लंदन की फ़्लाइट है। नवीन के बारे में ये खबर सुनकर हनैन का दिल कल रात से ही बुरी तरह परेशान था। आज़ाद के बारे कि बार बार उसके चुप रहने की वजह पूछने पर वो सर दर्द का कह के टाल गई। वो घर के किसी भी फर्द के सामने नवीन का नाम लेकर किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, मगर अपने दिल को नहीं समझा सकती थी, क्योंकि वह लाख बुरी से ही मगर उसकी सगी बहन थी। तो बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आज़ाद वापस आए तो आज मुज़ना के पास चले जाना थोड़ी देर के लिए। वजीहा की बात सुनकर वो उसे देखने लगी। अब भला आज़ाद के साथ वो नवीन से कैसे मिलने जा सकती थी? अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अभी फजल के साथ चली जाऊँ, 2 घंटे के अंदर वापसी कर लूँगी। अभी तो वैसे भी फ्री हूँ। हनैन वजीहा को देखती हुई पूछने लगी। हाँ तो फिर ऐसा कर लो, फजल के साथ चले जाओ। कल शाम वैसे भी अब्बास और कोमल आने वाले हैं। 1 हफ्ता कैसे गुजर गया, शादी को मालूम ही नहीं हुआ। वजीहा मुस्कुराती हुई कहने लगी। कोमल के चेहरे की मुस्कुराहट उसके चेहरे से छलकती खुशी वजीहा और शाहनवाज का इत्मीनान बख्शती थी। वो दोनों ही खुदा के शुक्रगुजार थे कि इनके दोनों ही बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे और वो अपनी औलादों को खुश देखकर दोनों मुतमईन थे। ठीक कह रही हैं आप, वक्त गुजरने का मालूम ही नहीं होता। ठीक है आंटी, फिर मैं मुज़ना की तरफ जाने की तैयारी कर लेती हूँ, जल्दी वापस कर लूँगी। हनैन वजीहा से चंद 1-2 बातें करके वहाँ से उठ गई। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है तुम्हारी प्रेगनेंसी को, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर समीना से ये खबर सुनकर हनैन के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ हया के रंग भी शामिल हुए। वो जो परसों से अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रही थी, फिलहाल किसी से शेयर कर किए बिना नवीन के पास जाने से पहले वो डॉक्टर समीना, जो कि डॉक्टर मुर्तज़ा की वाइफ थी, के पास आई। थैंक यू, ये खबर सुनकर आज़ाद बहुत खुश होगा। हनैन मुस्कुराते हुए बोली। तो तुमने अभी तक आज़ाद से शेयर नहीं किया? डॉक्टर समीना वापस अपने चेयर पर बैठती हुई हनैन से पूछने लगी। तो हनैन भी बेड से उठकर उनके सामने वाले चेयर पर बैठ गई। अभी तो फ़िलहाल किसी से शेयर नहीं किया। आज शाम आज़ाद के ऑफिस से आने के बाद ही ये न्यूज़ उसे सुनाऊंगी। हनैन को यकीन था इस खबर से आज़ाद नहीं बल्कि शाहनवाज और वजीहा भी बहुत खुश होंगे। ओके, ये कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, टाइम पर लेती रहना। प्रॉपर डाइट के साथ एहतियात भी करनी होगी और 4 वीक के बाद मेरे पास दोबारा चक्कर लगाना। मैं 20 मिनट बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सामने वाले रूम से कलेक्ट कर लेना। डॉक्टर समीना लेटर पैड से पर्चा फाड़कर हनैन की तरफ बढ़ाया, जिससे वह थाम कर अस्पताल से बाहर निकल आई, जहाँ फजल उसका कार में वेट कर रहा था। फजल, तुम ऐसा करो, घर चले जाओ, यहाँ से मैं टैक्सी करके अपनी कज़न की तरफ जाऊँगी। हनैन फजल के साथ नवीन की तरफ नहीं जाना चाहती थी। वो बस नवीन को देखना चाहती थी, उसके साथ 1-1.5 घंटा गुजारना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद नवीन को लंदन चले जाना था। पर मैम, आज़ाद सर नाराज़ होंगे, मैं आपको खुद छोड़ा देता हूँ आपके कज़न की तरफ। फजल हनैन को देखता हुआ बोला। आज़ाद से मेरी अभी फ़ोन पर बात हो चुकी है, मैं उन्हें बता चुकी हूँ, वो मुझे खुद वहाँ से पिक कर लेंगे। हनैन उसको मुतमईन करने के बाद रुखसत करती हुई टैक्सी को हाथ के इशारे से रोकने लगी। हनी मेरी जान, तुम आ गई मेरे पास, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे मालूम था मेरी छोटी मुझसे ज़रूर मिलने आएगी। हनैन जब नवीन के पास उसके फ्लैट में पहुंची तो नवीन उसे गले लगाते ही बहले, जैसे वो उसी के इंतज़ार में बैठी हो।
حنان اس کے گلے لگ کر رو دی۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی، کیوں برباد کر لیا آپ نے خود کو اپنے ہاتھوں سے؟ کیا ملا آپ کو در بدر ہو کر، سارے رشتے کھو کر؟ حنان اس سے الگ ہو کر اس کی حالت دیکھتی ہوئی رو کر بولی۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، چہرے کی تروتازگی کہیں غائب ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے گھر کر گئے تھے۔ وہ کہیں سے نوین مرزا نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ برباد نہیں کیا میں نے، کوئی رشتہ نہیں چاہیے مجھے اپنی بہن کے علاوہ، بس تم میرے پاس ہوگی میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نوین پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہنے لگی۔ حنان کو مزید رونا آیا۔ اس کی بہن تھی، وہ کس حالت میں پہنچ گئی تھی؟ نے کیسے دیا اس نے تمہیں میرے پاس؟ نوین یقیناً حنان سے اظہار کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اسے معلوم ابھی آپ ہی مجنہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا۔ آپ کو کینسر؟ حنان اپنے آنسو صاف کرتی ہوئے بولی۔ وہ اس کی بیماری کا سن کر راز سے کتنی افسردہ تھی۔ میں تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے اس وقت، نوین حنان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حنان سر ہلا کر بیگ اپنا وہیں رکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی تو نوین مسکرا دی۔ صدا کی بھولی اور بیوقوف میری پیاری سی ہنی، نوین نے بولتے اس کا بیگ اٹھایا۔ ارادہ صرف اس کا موبائل نکالنے کا تھا، مگر اس میں ایک انویلپ دے کر نوین اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دے کر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ اسے غصہ آنے لگا، مگر اس وقت غصہ دکھا کر وہ کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے حنان کا موبائل اور رپورٹ اٹھا کر اپنے پاس رکھنے لگی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد جب حنان واپس گھر نہیں آئی تو وجیہہ مزید گھنٹہ بھر گزار کر اس کو کال کرنے لگی، مگر حنان کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا، تو اس نے اذہان کو کال کر کے حنان کے بارے میں بتایا۔ اذہان اس وقت آفس میں موجود تھا۔ جب وجیہہ نے اسے بتایا کہ حنان اپنی کزن مجنہ سے ملنے گئی ہے تب اذہان پوری طرح چونکا۔ اذہان کو حیرت ہوئی، حنان نے وجیہہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ جانتا تھا مجنہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤٹ آف سٹی 2 دن پہلے ہی گئی تھی۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ فوراً آفس سے گھر آیا۔ فضل کون سی کزن کے گھر چھوڑا ہے تم نے حنان کو؟ اذہان گھر پہنچ کر ڈرائیور سے حنان کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سر میم نے تو مجھ سے کہا تھا آپ ان کی کزن کے گھر واپس لینے آئیں گے، اور وہ آپ کی اجازت سے ہی ٹیکسی میں اپنی کزن کے گھر گئی تھی، میں نے تو انہیں ہاسپٹل چھوڑا تھا بس، فضل اذہان کو بتانے لگا۔ تو اذہان ہسپتال کا نام سن کر مزید کنفیوز ہوا، اس کا دماغ صرف ایک طرف ہی جا رہا تھا، مگر وہ نوین کے پاس پہنچنے سے پہلے فضل کے بتائے ہوئے ہسپتال جانا چاہتا تھا تاکہ پوری کہانی معلوم ہو سکے۔ یہ آپ کس کے گھر لے آئے مجھے؟ ڈاکٹر کہاں ہیں آپ کے؟ حنان نوین کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ نوین اسے اپنے ڈاکٹر سے ملوانے کا کہہ کر ایک دوسرے فلیٹ میں لے آئی تھی، جو کہ ایک کمرے کا فلیٹ تھا۔ کون سا ڈاکٹر؟ مجنہ سے تو میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ تمہارے دل میں اپنی بہن کے لیے سوئی محبت جاگے اور تم میرے پاس آ جاؤ، نوین مسکراتی ہوئی حنان کو بتانے لگی۔ حنان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی بیماری کا جھوٹ بولا؟ اتنی بڑی بات جھوٹ بولی آپ نے؟ آخر کیا ملے گا آپ کو یہ سب کر کے؟ حنان حیرت سے نوین کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اپنی بہن، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے یعنی میں بس چاہتی ہوں کہ میں اور تم پہلے کی طرح مل کر ساتھ رہے، ہمیشہ ہمیشہ، اور کوئی دوسرا ہم دونوں بہنوں کے بیچ میں نہ آئے۔ نوین اس کے بال پیار سے سنوارتی ہوئی بولی۔ ہم دونوں ساتھ ہی تو رہتے تھے، اور اپنی اپنی شادیوں کے باوجود ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہ سکتے تھے، مگر آپ سب کچھ اپنے ہاتھ سے ختم کر چکی ہیں، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اذہان میرا ویٹ کر رہا ہوگا، مجھے گھر جانا ہے۔ حنان کمرے سے نکلنے لگی تو نوین نے اس کا بازو پکڑا۔ ہم دونوں بہنیں شادی سے پہلے ساتھ رہتے تھے، شادی کے بعد تو اذہان آ گیا ہمارے بیچ میں اور تم اس کے ساتھ رہنے لگی، میرے دشمن کے ساتھ، مگر اب نہیں، اب تم ایسا نہیں کر سکتی، اب تم اذہان کے پاس نہیں جاؤ گی بلکہ میرے ساتھ لندن جاؤ گی، میں نے سارے ڈاکومنٹس تیار کروا لیے ہیں، آج رات 2 بجے کی فلائٹ ہے ہماری، اب تم یہی رہو، میں اپنی چند ضروری چیزیں لے کر آتی ہوں، یہیں سے ہم ایئرپورٹ نکلنا ہوگا۔ حنان حیرت سے منہ کھولے نوین کی بات سن رہی تھی۔ کہیں نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، میں اذہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، نوین کو جتاتی ہوئی بولی۔ نوین بغیر کسی رد عمل کے اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی، مگر جب حنان کی نظر نیچے اپنے پیٹ کی طرف پڑی جہاں نوین نے چاقو کی نوک رکھی ہوئی تھی، وہ خوف اور صدمے سے نوین کو دیکھنے لگی۔ نوین مسکرائی، ڈر گئی، پگلی تمہیں تھوڑی مار سکتی ہوں، تمہیں تو پالا پوسا ہے، اتنا بڑا کیا ہے، البتہ یہ جو وجود تمہارے اندر پل رہا ہے اس کو ختم کرتے ہوئے مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے خاموشی سے یہیں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں نوین پتھریلے تاثرات کے ساتھ اس کو کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد حنان ہوش میں آئی، اس نے بھاگ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ حنان زور زور سے دروازہ بجانے لگی، وہاں سے فرار ہونے کا اور کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔
वो जल्दी जल्दी में अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी थे घर पर ही भूल चुकी थी। इस वजह से उसे दोबारा अपने फ्लैट पर आना पड़ा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद जब घर से निकल रही थी तब उसे महसूस हुआ जैसे कोई कोई उसके पीछे खड़ा है। हनी कहाँ पर है? दरवाज़ा लॉक करती हुई नवीन ने इजहार की बात सुनकर अपने पीछे मुड़कर देखा। उसके हाथ से घबराहट के मारे कीज़ नीचे गिर गई। मुझे क्या मालूम कहाँ है वो? नवीन का जवाब सुनकर इजहार ने आगे बढ़कर नवीन का बाजू ज़ोर से पकड़ा और उसे खींचता हुआ वापस फ्लैट के अंदर ले गया और धक्का देने के बाद दरवाज़ा लॉक किया। ये क्या हरकत है? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगी। नवीन फर्श से उठकर जहाद के पास आई। इससे पहले वो अपना हाथ उठाकर जहाद का गाल सुरख करती। जहाद उसका हाथ पकड़ चुका था जबकि दूसरे हाथ से गर्दन पर तक पकड़ता हुआ बोला, हनी कहाँ है? जवाब दो। नवीन की गर्दन दबाता हुआ बोला, मुझे क्या मालूम हनी कहाँ पर है? मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। नवीन उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बमुश्किल बोल पाई, नवीन मैं कसम खा कर कह रहा हूँ मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे बता दो हनी कहाँ पर है। आज़ाद को इस औरत पर शदीद गुस्सा आया जो उसकी ज़िंदगी में किसी चूंग की तरह चिमट कर रह गई थी। वो मज़ीद उसकी गर्दन में अपने हाथ से दबाव डालने लगा जिससे नवीन तड़पने लगी। हनी कहाँ पर है? जवाब दो मुझे। आज़ाद गुस्से में ज़ोर से चीखता हुआ बोला, मार डालो। नहीं बताऊँगी। तकलीफ़ की शिद्दत से नवीन का चेहरा सुर्ख होने लगा। बहुत मुश्किलों से उसके मुंह से यही अल्फाज अदा हुए जो जहाद के कान में पड़े। अचानक ने नवीन की गर्दन छुड़कर उसे धक्का दिया। नवीन एक बार फिर फर्श पर गिरी। अब वो ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी और साथ ही अपने सांस बहाल कर रही थी। जहाद गुस्से में लब खींचे उसे देख रहा था। नवीन आज़ाद को बेबस खड़ा देखकर हंसने लगी। इस वक्त वह आज़ाद को कोई जुनूनी या पागल औरत लगी, मगर वो हनैन और अपने बच्चे को इस पागल औरत की भीड़ नहीं चढ़ा सकता था, बल्कि उसे अंदर कहीं डर था कि कहीं वो हनैन या फिर उसके बच्चे को नुकसान ही न पहुंचा चुकी हो। उसकी मकरूह हंसी देखकर आज़ाद उसके पास आया और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ता हुआ उसे उठाने लगा। मुझे मजबूर मत करो नवीन कि मैं तुम्हारे साथ जानवर से भी ज़्यादा बदतर सलूक करूँ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे हनी के बारे में बता दो। वो अपना गुस्सा बमुश्किल ज़ब्त करके उसके बाल मुट्ठी में जकड़ता हुआ पूछने लगा, अब तुम अपनी बीवी का चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगे और सबसे पहले मैं तुम्हारे बच्चे को ख़त्म करूँगी। नवीन की बात सुनकर आज़ाद ने गुस्से में उसका सर दीवार पर दे मारा जिससे नवीन की ज़ोरदार चीख निकली, बताओ मुझे हनी कहाँ है? मैं वाकई में तुम्हें मार डालूंगा। आज़ाद की आंखों में खून उतरने लगा मगर वो ढीठ बनी हुई तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। वो जानती थी इस वक्त आज़ाद भी तकलीफ में है। ये सोच नवीन के जहन में आई तो उस हंसने पर मजबूर होगी। वह फिर उसकी हंसी आज़ाद को तैश दिला गई। उसको बालों से खींचकर उसे किचन में ले जाने लगा और शेल्फ पर मौजूद छुरियों के सेट में से एक बड़ी सी छुरी निकाली। तुम मुझे मार नहीं सकते आज़ाद, वरना तुम अपनी बीवी और बच्चे को हमेशा के लिए खो दोगे। नवीन हंसती हुई आज़ाद से बोली, मुझे मालूम है मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें मौत से भी ज़्यादा बदतर अज़ियत दूंगा। अजीत ने मुट्ठी में जकड़े हुए उसके बालों को छोड़ा और उसकी कलाई पकड़ी। मैं आखिरी दफ़ा तुमसे पूछ रहा हूँ, हनैन के बारे में बताओ तो। आज़ाद उसका हाथ शेल्फ पर रखने के बाद छुरी की नोक उसके हाथ पर रखकर पूछने लगा। नवीन की खामोशी पर उसने छुरी की नोक पर जोर डाला। खून उभर कर बाहर आया, साथ ही नवीन की दर्दनाक चीखें भी निकल गई। वो चाहकर भी आज़ाद से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। हनी कहाँ है? आज़ाद चीखता हुआ नवीन से पूछने लगा। नहीं बताऊंगी, नवीन दर्द से कराहती हुई बोली। आज़ाद ने छुरी की नोक उसके हाथ से बाहर निकाली और उसके हाथ की छोटी उंगली पर छुरी रखी। नवीन तुम मुझे मजबूर कर रही हो खुद को अजियत देने पर। मुझे बता दो हनी कहाँ पर है? आज़ाद को लग रहा था वो पागल हो चुकी है जो इतनी तकलीफ और अजियत बर्दाश्त करने के बावजूद अपनी ज़िद में अपना ही नुकसान करे जा रही है, या फिर वो सिर्फ इसको तकलीफ और अजियत देने के लिए ऐसा कर रही है। जब नवीन खामोश रही तो जहान ने छुरी फेंक कर गुस्से में उसका सर जोर से शेला पर दे मारा। एक बार फिर उसकी चीखें गूंजी, साथ ही उसके सर से खून भी जारी हुआ। वह तकलीफ से गशी में जाने लगी। तब जहान ने पानी से भरा हुआ जाकर उसके सर पर ढेल दिया। वो उसका हाथ पकड़ और उसका हाथ छोड़ा। नवीन ने एक बार फिर से चीखती फर्श पर जा गिरी। ना मैं तुम्हें मरने दूंगा, ना ही मैं तुम्हें बेहोश होने दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अजियत दूंगा। मुझे हनी के बारे में बता दो। वह नवीन को गर्दन से पकड़कर उठाता हुआ बोला। नवीन के अंदर इतनी शक्कत नहीं थी कि उसके हाथ अपनी गर्दन से हटा सके। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखें बंद हो रही थी। हनैन का रोता हुआ चेहरा से याद आया। शायद हनैन के आखिरी लफ्ज़ यही थे कि वह जहाद के साथ रहना चाहती है। वह जहाद को ड्रेस बताने लगी और अब वह बेहोश चुकी थी। अपने गालों पर उंगलियों का लमस महसूस करके हनैन नींद से जागी। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। अगर कोई भूत उसके सामने बैठा होता तो वह तब इतनी हैरत ज़दा नहीं होती जितनी हैरत उसे अपने सामने बैठे आज़ाद को देखकर हुई। वो यहाँ पहुँच गया था। आज़ाद के हाथ में उसका पासपोर्ट था। वो हाथ में उसका पासपोर्ट लिए संजीदगी से हनैन को देख रहा था। हनैन उठने की कोशिश की मगर आज़ाद ने उसके कंधों पर अपने हाथ से दबाव डालकर दोबारा बेड पर लिटा दिया।
مجھے چھوڑ کر لندن جانے کا ارادہ تھا آج رات کی فلائٹ سے؟ اسعد اس کے اوپر جھک کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ ابھی بھی حیرت سے اسعد کو دیکھ رہی تھی۔ اسعد، حنان نے بولنے کے لیے لب کھولے تو اسعد اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی اور اس کی تھوڑی پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے حنان مزاحمت کرتی، وہ حنان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ تھوڑی سی گردن کا فاصلہ طے کرنے کے بعد باقی کی سرحد پار کرتا ہوا حنان کا پیر اپنے لبوں سے جوڑنے لگا۔ میرے باپ بننے کی خبر کو مجھ سے نہیں چھپانا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ سر اٹھا کر اب سنجیدگی سے حنان کو دیکھنے لگا۔ اسعد، آپ ہی نے اپنی بیماری کا جھوٹ بول کر مجھے یہاں بلوایا تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے آپ ہی سے بہت خوف آ رہا ہے۔ حنان اٹھ کر اسعد کے گلے لگ کر بولنے لگی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا اسعد اسے لینے یہاں پر آ چکا ہے۔ تمہیں یہاں آنے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ وہ حنان کو خود سے الگ کر کے شیوا کرتا ہوا بولا، جس پر حنان شرمندہ ہوئی۔ اب تو میں چاہ کر بھی تم پر غصہ نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہیں کوئی سزا دے سکتا ہوں، اتنی بڑی خوشی کی خبر جو ملی ہے مجھے۔ وہ حنان کو دیکھتا ہوا بولا، یقیناً وہ اپنے بچے کے بارے میں اس سے کہہ رہا تھا۔ حنان ایک بار پھر اس کے سینے سے لگی۔ اسعد نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ گھر چلو، ماما اور ڈیڈ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ حنان سے بولتا ہوا اٹھا تو حنان بھی بیٹھ اٹھی، مگر ان کے نکلنے سے پہلے نوین یہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں نوین کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حنان تو اس کا بگڑا ہوا حلیہ، اس کے چہرے اور ہاتھ پر خون دیکھ کر حیرت زدہ پریشان تھی، مگر اسعد کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی۔ نوین دروازہ لاک کر کے ان دونوں کے پاس آنے لگی۔ آپ ہی یہ سب کیا ہے؟ حنان پریشان ہو کر اسے اتنا ہی بولی۔ یہ سب تمہارے اس کمینے شوہر نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ ان دونوں سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑی حنان سے بولنے لگی۔ اسعد نے حنان کو بازو سے پکڑ کر اپنی پشت پر کھڑا کیا تاکہ وہ حنان کو اور اپنے بچے کو سیو کر سکے۔ اسعد کو یقین ہو چلا تھا کہ نوین پاگل ہو چکی ہے۔ وہ اسعد سے بدلہ لینے کے لیے، اسے اذیت دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ یہ نفرت بے وجہ بے مقصد نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ مجھے نیچے دکھایا، مجھے ہرایا، مجھ سے ہر بار 2 قدم آگے رہے، سب کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی، مجھ سے شاہ نواز کو چھینا، میرا گھر برباد کیا، میری بہن کو مجھ سے دور کیا، اور اب اسے بھی چھیننا چاہتے ہو۔ سب کچھ چھین لیا تم نے مجھ سے، مجھے اذیت پہنچائی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ان سب باتوں کا انتقام لوں گی تم سے۔ نوین پستول کا رخ اس کی طرف کرتی ہوئی بولی تو حنان ایک دم اسعد کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ ہنی، پیچھے ہٹو پلیز۔ اسعد حنان کو بازوں سے پکڑتا ہوا تیزی سے بولا۔ نہیں اسعد، 1 منٹ رک جاؤ، مجھے آپ ہی سے بات کرنے دو۔ حنان اپنے بازو سے چھڑوانے چاہے، مگر اسعد اسے پیچھے ہٹانے لگا۔ آپ اس کو مارنے سے پہلے مجھے مار دینا، کیونکہ اگر اسے کچھ ہوا تو میں ابھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی، حنان نوین کو دیکھ کر چیختی ہوئی بولی۔ حنان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسعد نے حنان کو اپنے حصار میں لیا۔ نوین کی طرف اسعد کی پشت تھی تاکہ وہ حنان کو سیف رکھ سکے۔ گولی چلنے کی آواز پر جہاں حنان کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی، وہیں اسعد حنان کو اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا پیچھے مڑا۔ نوین! اسعد اس سے پہلے اس کی طرف بڑھتا نوین کا بے جان وجود فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی کنپٹی سے نکلتا ہوا خون اب فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ اسعد بے یقینی سے آنکھیں کھولے نوین کا مردہ وجود دیکھ رہا تھا۔ آپ ہی! حنان جیسے ہوش میں آئی، وہ زور سے چیختی ہوئی نوین کے مردہ وجود کی طرف بڑھنے لگی، مگر اسعد دوبارہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور سختی سے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ حنان اسعد کے سینے سے لگی تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسعد نوین کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنی ضد ختم نہیں کی بلکہ اپنی نفرت کی آگ میں انتقام کے چکر میں اپنا اختتام کر لیا۔